नमस्कार। स्वर्णदेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो आज की अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर स्टडी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में एंजाइम्स के बारे में। तो डियर अपन ने इससे जस्ट लास्ट वाली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स के नेचर के बारे में, और एंजाइम्स के नेचर के साथ उसकी डिस्कवरी के बारे में, और उसके पार्ट्स के बारे में, और उसकी एक्टिवेशंस के बारे में, और किस प्रकार वो अपनी जो प्रकृति जो है उसका जो नेचर जो है उसके आधार पर अपनी जो क्रियाओं को करवाने का जो काम है वो किस प्रकार से अपने आप को कंप्लीट करवाता है। तो अब अपन उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंजाइमों का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशंस के अंदर एंजाइम्स को किस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है और किस प्रकार से उसको क्लासिफाइड के साथ साथ उसका नोमेनक्लेचर किया गया है। तो डियर, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जिसके बारे में सबसे पहले अपन कहते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर जो है, नामकरण जो है, भाई अपन ये जानते हैं कि कोई भी प्रकार का जो एंजाइम था उसको पहले अपन उसके रूढ़िवादी नाम से उसको जानते थे, ट्राइवियल्स इसको अपन बोलते हैं। रूट नाम के नाम से जानते थे। हालांकि उस समय कई प्रकार के जैसे रेनिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है आदि एंजाइम्स के बारे में पता था, लेकिन इनका जो नामकरण जो किया गया हुआ था वो किसके बिहाफ पे किया गया था या उनका क्या बेस था जिसके आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया था, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। तो इसलिए उनको अपन पुख्ता नहीं मान सकते हैं इस क्लासिफिकेशंस को। लेकिन जब उसको पर्टिकुलरली उसको रीअरेंजमेंट करके जब उसको क्लासिफाइड किया गया, उसका नोमेनक्लेचर किया गया, तो एक स्पेशली एंजाइम कमीशंस की स्थापना की गई थी जिसके बिहाफ पर उनको क्लासिफाइड भी किया गया और उसका नामकरण भी किया गया है। क्लियर है? तो अब अपन देखते हैं कि ये जो नामकरण के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट जो है जिसको अपन बोलते हैं नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड। मतलब इसके अंदर अपन यूँ कह सकते हैं कि कोई भी एंजाइम है वो अपने द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करवाने का काम करता है, उसके बेस पर अपन उस एंजाइम का नामकरण करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन इसके अंदर देखें तो कई प्रकार के एंजाइम्स जो है जो कई प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करवाने का काम करते हैं, लेकिन किसी रूप के रूप में। और इनके नाम के आगे जिस प्रकार की जो अभिक्रिया जो होती है उसके नाम के आगे अपन एज वर्ड को यूज़ में लेते हैं। भाई एड शब्द को इनके आगे जोड़ा जाता है ASE के नाम से। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे कोई एंजाइम है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से संबंधित है तो उस एंजाइम का जो नामकरण जो होता है वो ऑक्सीडेज के नाम से किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ अन्य भी अभिक्रियाएं भी हैं जो इनके लिए पर्टिकुलर अभिक्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और इसी प्रकार से अगर अपन देखें कोई भी एंजाइम अगर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है या किसी भी प्रकार के सबस्ट्रेट की एक ग्रुप में से किसी सबस्ट्रेट को हटाकर किसी दूसरे प्रकार के सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है या उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को अगर अपन नोमेनक्लेचर करें, उसका नामकरण करें, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि इनका जो ट्रांसफरेजेस के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर है? इससे नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, क्रिया दर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है, उस एंजाइम अगर वो किसी प्रकार का एंजाइम जैसे लाइपेज एंजाइम है और वो अपने द्वारा किसी मतलब लिपिड से संबंधित होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं
अगर उनको वो कंट्रोल करवाने का काम कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट के नाम से, ASE। इसके नाम के भी आगे ASE शब्द को जोड़ा जाता है। क्लियर है? जैसे लिपिड से अगर कोई संबंधित कोई अभिक्रिया है तो उसको लाइपेजेज के नाम से उस एंजाइम का नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट डियर, सबस्ट्रेट एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। भाई ये जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि इस प्रकार के नामकरण और इस प्रकार के क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखते हैं कि कोई भी प्रकार की जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में अपन उसके क्रिया दर के साथ साथ, मतलब जो उसका सबस्टेट जो है उस सबस्टेट के साथ साथ उसकी जो अभिक्रिया की जो प्रवृत्ति है उसके दोनों ही प्रकार के उत्पादों का हमें जानकारी मिलती है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस को माना गया है। नेक्स्ट डियर, बेस्ड ऑन सब्सटेंस सिंथेटाइज्ड, मतलब इस प्रकार की जो अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया के अंदर कहा जाता है कि कोई भी एंजाइम है उसका जो नामकरण जो है उसके संश्लेषित उत्पाद के अंत में एस शब्द को जोड़कर किया जाता है। मतलब कहाँ से उसको कहाँ से उसको बनाया गया है। क्लियर है? और उसके आगे ASE एज शब्द को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट डियर, सिस्टेमेटिक नेम्स। भाई सिस्टेमेटिक जो नेम्स जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल माने गए हैं, क्योंकि इसी के सहायता से आगे चलकर जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है इंटरनेशनल ने एक स्पेशली संस्था जिसको अपन ES के नाम से जाने जाते हैं, एंजाइम कमीशनर्स के नाम से जानते हैं, जिसको जो एंजाइमों के नामकरण के लिए जानी जाती है, जो बिल्कुल उसको किसी भी प्रकार का जो एंजाइम जो होता है उसको सिस्टेमेटिक उसका नामकरण उसकी सहायता से किया जाता है, जो आगे तक इसके द्वारा दिया गया जो नाम जो होता है वो आगे मान्य माना जाता है, और उसको हर स्थान के ऊपर हर प्रकार के अभिक्रिया से संबंधित होने के कारण उसको हर जगह उसी के नाम से जाना जाता है। तो इस कड़ी के अंदर इसकी सहायता से ये जो ES जो ब्रांच है इसने अभिक्रियाओं के आधार पर एंजाइम्स के जो नामकरण की जो पद्धति है उसको 6 भागों में उसने विभाजित किया गया था। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑक्सीडोरेटेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइजेज, आइसोमरेजेज और लाइगेजेज। ये 6 ऐसे एंजाइम्स का नामकरण के जो पद्धति है उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया था। भाई ये क्वेश्चंस जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर ये शॉर्ट नोट के रूप में अथवा एक डिस्क्रिप्टिव या बड़े क्वेश्चंस के रूप में इसको पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से करना। और कई प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम से कई प्रकार के कंपटीशन जो एग्ज़ाम जो होते हैं उसके अंदर भी ऐसे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो इसको थोड़ा आसानी से समझें। तो डियर, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीडोरेटेज। भाई इस प्रकार का जो नामकरण जो है उसके अंदर किस प्रकार की अभिक्रिया से संबंधित होती है उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। क्योंकि ये ऑक्सीडोरेटेज जो एंजाइम जो होते हैं वो अपने द्वारा ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन से संबंधित होते हैं। भाई ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करवाने का ये काम करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो नामकरण है वो ऑक्सीडोरेटेज रखा गया है। क्लियर है भाई? इसके नामकरण से हमारे को पता चल जाएगा कि किस प्रकार की
इसका नामकरण है और वो किस से रिलेटेड पूछी या मानी जाती है ये। तो इस कड़ी में अगर अपन सबसे देखें तो कई प्रकार के एंजाइम है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है जो साइटोक्रोम के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है और अपचयन से संबंधित होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसके विपरीत उसको अरेंज करवाने का काम करता है। भाई अपन ने जो उदाहरण लिया है वो सबसे पहले किसका लिया है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। है ना, यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से ही संबंधित होता है और इसको साइटोक्रोम के ऑक्सीडेशन से इसको प्राप्त किया जाता है और जो आगे चलकर अपने द्वारा अपचयन होने वाली अभिक्रियाओं के विपरीत उसको अरेंज करवाने का काम करवाता है। सेकेंड है डियर ट्रांसफरेजेस, जैसे नाम से कन्फर्म है कि ये ट्रांसफ़र से संबंधित होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करवाने का काम करवाता है। क्लियर है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इस समूह के अंदर वे एंजाइम सम्मिलित किए जाते हैं जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के समूह को एक क्रियादर से दूसरे के अंदर स्थानांतरित करवाने का काम करवाते हैं। भाई ये हाइड्रोजन से संबंधित जो होते हैं उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य जो क्रियादर सबस्ट्रेट जो होते हैं उनके एक ग्रुप से उसको दूसरे ग्रुप तक उसको ट्रांसफ़र करवाने का काम करते हैं। क्लियर है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन देखें तो ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेजेज एंजाइम है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेजेज। ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेजेज जीपीटी शॉर्ट में अपन इसको इस नाम से जानते हैं, ग्लूटामेटिक पायरुवेट ट्रांसफरेजेज। क्लियर है। हाइड्रोलाइजेज हाइड्रोजन से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करवाने का काम करते हैं। लाइकेजेज ये एक स्पेशली एंजाइम है जो अपने द्वारा होने वाली जो क्रियादर से जल अपघटन के अतिरिक्त किसी अन्य क्रियादर का एक समूह जो होता है उसको निष्कासित कर उसको उत्प्रेरित करवाने का काम करवाता है। इसी प्रकार से आइसोमरेजेज है जो अपने द्वारा इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट या अथवा उसकी पोजिशनल और ऑप्टिकल जो कंडीशन जो होती है उसको चेंज करवा कर उससे संबंधित होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करवाने का काम करवाता है। लाइगेजेज है जो एटीपी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके दो प्रकार के यौगिकों को जोड़ने का काम करवाता है। क्लियर है। तो ये एंजाइमों का वर्गीकरण तो था डियर, तो इसको अच्छे से समझना और इसको अच्छे से इसके नोट्स तैयार करना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये कंफर्म क्वेश्चन पुटअप होता है इसका। आगे भाई वर्गीकरण है वो 6 स्टेप के अंदर दिया गया और 6वां स्टेप जो है वो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले है ऑक्सीडोरेक्टेज, ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइजेजेज, आइसोमरेजेज और लाइगेजेज। ये 6वां स्टेप है, इजी है, नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि ये किस प्रकार के एंजाइम है और ये अपने द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करवाने का काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है डियर एंजाइम रिएक्शंस है। इससे पहले अपन बात करते हैं कि इनका जो नामकरण जो होता है उस नामकरण के अंदर 4 पद स्टेप माने गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मेन क्लास, फिर सब क्लास, फिर सब क्लास, फिर सब क्लास के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है भाई। वर्गीकरण किसकी क्लासेज है, फर्स्ट जो होती है वो मेन क्लास के नाम से जानी जाती है, सेकंड जो होती है वो होती है सब क्लास, थर्ड होती है सब क्लास और फोर्थ नंबर पे जो होती है वो सब क्लासेज के नाम से जानी जाती है।
भाई मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शंस के बारे में अगर अपन बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस यूनिट का, जो कन्फर्म एग्जाम में पूछते भी और आता भी है। भाई किस प्रकार इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कोई भी प्रकार का जो एंजाइम्स होता है वो अपने द्वारा किस प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर अपने उसको उत्प्रेरित उसको कैटालाइट करवाने का काम करता है और अपने द्वारा प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार से लागू करते हैं। तो इसके लिए दो प्रकार की मैकेनिज्म दी गई थी या हाइपोथेसिस दी गई थी कि जो मेनली जो होता है वो ये बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है सबस्ट्रेट जो होते हैं वो अपने साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर अपने द्वारा प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं, जिसके अंदर अपने कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो मेनली पूछा जाता है भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये डियर सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच बनने वाला जो एक इंटरमीडिएटेड पार्ट जो होता है जो आगे चलकर अपने द्वारा प्रोडक्टिविटी अथवा प्रोडक्ट को बनाने का काम करवाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को समझाने के लिए एमिल फिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे भाई, उन्होंने सबसे पहले 1894 के अंदर 1894 के अंदर इन्होंने सबसे पहले अब एंजाइम्स की क्रियाविधि को समझाने के लिए तालाचाबी सिद्धांत दिया था, लॉक एंड की मॉडल। इसके अंदर कहते हैं कि जिस प्रकार एक ताला एक चाबी से खुलता है तो ठीक इसी प्रकार से इनके अंदर एक एंजाइम जो होता है वो किसी निश्चित प्रकार के क्रियादर के साथ जुड़ता है और उसको उत्प्रेरित करवाने का काम करता है और आगे चलकर वो अपने इसके सहायता से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार करने के बाद अपने द्वारा किसी प्रोडक्ट को बनाने का काम करवाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग जो होती है वो बिल्कुल एक ताला चाबी के समान होती है कि जिस प्रकार एक ताला एक ही चाबी से खुलता है और खुलने के बाद वो ताला उस चाबी से अलग होने के बाद किसी दूसरे ताले को खोलने के लिए तैयार रहता है उसी से संबंधित। तो इसके अंदर भी यही बताया गया है कि किस प्रकार से क्रियादर होता है और वो क्रियादर आगे चलकर किस प्रकार के एंजाइम्स के साथ जुड़ता है और जुड़ने के लिए उस क्रियादर के साथ एक स्पेशल एक्टिवेशन साइट अथवा बाइंडिंग साइट पाई जाती है जो डिसाइड करती है अपने द्वारा बनने वाले जो साइट जो होते हैं उसके साथ जुड़ने का काम करते हैं। भाई ये नहीं है कि मतलब किसी भी प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ किसी भी प्रकार का एंजाइम आके उसके साथ जुड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा था कि ताला चाबी होती है और उसके ऊपर पाए जाने वाला जो सबस्ट्रेट के ऊपर पाए जाने वाला जो बाइंडिंग साइट जो होती है वो यहाँ पर पाए जाने वाले एक्चुअल में बाइंडिंग साइट के साथ वो अटैच होता है और वहाँ पर जुड़कर उसको क्रियान्वित अथवा उसकी एक्टिवेशंस को तैयार करवाने का काम करता है और फिर वो आगे चलकर अपने द्वारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होता है जो आगे चलकर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो है वो है एक्टिवेशन साइट का होना। भाई जब तक किसी भी प्रकार के एंजाइम को किसी भी प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ एक्टिवेशन साइट अवेलेबल नहीं होगी तो वह किसी भी प्रकार से किसी भी एंजाइम किसी भी प्रकार के क्रिया सबस्ट्रेट के साथ कभी भी उसके साथ ऐड नहीं हो पाता है। अब चूँकि वो उसके साथ ऐड नहीं होगा तो उसकी जो एक्टिवेशन से या जो उसको कैटलाइज करवाने की जो कैपेसिटी जो होती है वो अपने दौरान शो नहीं करवा पाता है और उसकी वजह से हमारे द्वारा जो सम्मिलित होने वाली जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को वो उत्प्रेरित नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार से कॉम्प्लेक्स और उसके सहायता से किसी भी प्रकार के प्रोडक्टिविटी हमारे को प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो ये जो थ्योरी थी वो एमिल फिशर ने दी थी 1864 के अंदर, ताला चाबी सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद डियर इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, मतलब इसके अंदर कहते हैं कि ये जो थ्योरी दी थी
वो कॉस्टलैंड के नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1966 के अंदर थी भाई। सेकंड जो है कॉस्टलैंड के द्वारा दी गई थ्योरी है ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो प्रारंभ में जो एंजाइम जो होते हैं उसके जो सक्रिय एक्टिवेशन साइट जो होती है उसका आकार कभी भी किसी भी प्रकार के सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, परंतु यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट क्रियादर के सक्रिय स्थल से जुड़ता है तो वो उसके अनुरूप अपनी एक्टिवेशन साइट को तैयार करवाने का काम करवाता है, मतलब इंड्यूस्ड करवाने का काम कर रहा है भाई। ये नहीं है कि मतलब उसके अंदर जो एक्टिवेशन जो साइट है जो है वो पहले से निश्चित हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना गया है। क्लियर है? तो डियर ये थी आज अपनी एंजाइम्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स के नाम पर। एंजाइम पार्ट थर्ड भाई, एंजाइम से संबंधित ये आज अपनी तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था और इसके नेचर के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? और मैकेनिज्म के अंदर अथवा इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो डियर अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने द्वारा जो महाविद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे डियर अपने जितने भी ज़्यादा जो डाउट्स हैं उनको अपन इजी गोइंग में श्योरिटी के साथ उसको क्लियर करते रहें ताकि आगे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो डियर आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर अपन एंजाइम से संबंधित कुछ और अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा मैसेज डियर आप लोगों के लिए कि भाई ये जो अपनी फर्स्ट यूनिट जो है सेल बायोलॉजी की वो लगभग कंप्लीट होने की है। तो ये जिस दिन कंप्लीट हो जाती है डियर तो उससे नेक्स्ट 2 दिन के बाद अपन इसका एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिट को रीड करें और अपने खुद के नोट्स तैयार करें वीडियो देखकर। और कुछ डाउट लगे या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं। और कोशिश करें कि डियर वीडियो से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें साथ साथ, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना अपन को न करना पड़े। क्लियर है? ओके डियर, थैंक यू।